Okay, fine. Good morning, everyone. So we are continuing with the Unit 3 wages and bonus, which we started in the last class. हमने last class में definitions किए थे हमने, और जो responsible people for the payment of wages या for the whole processing of wages होते हैं, and कौन से denominations में payment कब की जाती है, fixed wage period क्या होता है, वो सब study किया था. So today we will see कि wages में से there are always certain deductions जो होंगी, वो क्या क्या हो सकता है. So the wages of an employed person shall be paid to him without deduction of any kind except those authorized by or under this act. तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो 1936 हम कर रहे हैं उसमें सर्टेन डिडक्शंस बताए गए हैं, इनके अलावा और कोई डिडक्शंस नहीं कर सकते. ओके, तो एक तो होता है डीम्ड टू बी अ डिडक्शन. माना किसे जाएगा, मतलब व्हाट इज डीम्ड टू बी अ डिडक्शन, किसे डिडक्शन माना जाएगा. तो उसके लिए बताया गया एक्ट में, एवरी पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयड पर्सन to the employer or his agent shall for the purpose of the act will be deemed to be a deduction from the wages. यानी कि एम्प्लॉय की तरफ से एम्प्लॉयर के पास पेमेंट हो रही है, राइट. या फिर अगर आप बाय एजेंट एम्प्लॉयड हो तो बाय द एजेंट हो रही है. एनी दैट कैन बी फॉर मेनी पर्पसेस. फॉर एग्जांपल हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पीएफ वगैरह के बारे में पढ़ा है. It can be that, it can be other things also. We will see everything what it is. But any payment for the purpose of the act, any payment which is made by the employee to the employer will be deemed to be a deduction from the wages. Deemed to be deduction का मतलब है कि deduction इसको माना जाएगा. What is not deemed to be a deduction? Any loss of wages resulting from the imposition for good and sufficient cause upon a person employed of any of the following penalties. यानी कि वेजेस में से अगर किसी को लॉस हो रहा है, एम्प्लॉई को लॉस हो रहा है किसी पेनल्टी की वजह से और उसका कॉज है, तो व्हाट इज नॉट डीम्ड टू बी डिडक्शन? विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट और प्रमोशन इंक्लूडिंग द स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट एट एन एफिशिएंसी बार. इंक्रीमेंट यानी कि जो पीरियोडिकली उनकी अगर सैलरी, कंपनी पॉलिसी है, उनकी सैलरी कुछ परसेंट से बढ़ाई जाती है या फिर उनको प्रमोशन मिलना था वो रोक दिया गया फॉर गुड एंड सफिशिएंट कॉज. फॉर देन इन दैट केस जो रिडक्शन हुई होगी वेजेस में या जो प्रमोशन नहीं मिली है उसको आप डिडक्शन नहीं मानोगे. इट इज सिंपली बिकॉज ऑफ अ पेनल्टी. किसी रीजन से ही आपका प्रमोशन रोका गया, किसी रीजन से ही आपको सैलरी बढ़ाई नहीं गई है. दैट कैन बी ड्यू टू योर जॉब परफॉर्मेंस, दैट कैन बी ड्यू टू मेनी नंबर ऑफ रीजंस. The second point is reduction to a lower post or time scale or to a lower stage in a time scale. मतलब आपका करंट जैसा पोजीशन से पे काम कर रहे थे उसके नीचे आपका ट्रांसफर कर दिया है, या फिर द नंबर ऑफ आवर्स विच फॉर विच यू आर वर्किंग हैज बीन रिड्यूस्ड और द स्टेज एट विच यू आर वर्किंग इन अ टाइम स्केल, यानी कि फिक्स्ड अगर आवर्स थे वो कम कर दी. सो इन दैट केस ऑल्सो योर वेजेस विल रिड्यूस, बट कैन दैट कैन नॉट बी कॉल्ड ए डिडक्शन. सस्पेंशन, इफ अ पर्सन हैज बीन सस्पेंडेड तो उनकी वेजेस रुक जाएंगी, राइट. या फिर कुछ स्पेशल बेनिफिट्स मिल रहे थे, सो मे बी दैट विल कंटिन्यू इन द एज द केस मे बी एज पर द गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब. But in that case also, whatever the loss of wages is going to happen, it will not be called a deduction from the wages. It is simply the wages are stopped or the wages have been reduced because of the valid reasons for practical purposes from the employee. Shall not be deemed to be a deduction from wages in any case where the rules framed by the employer for the imposition of any such penalty are in conformity with the requirements, if any, which may be specified in this behalf by the state government. So what we are saying here is कि employer ने अगर कोई deduction की है as a penalty और वो penalties के form में deduction करना गाइडलाइंस में अलाउड नहीं है. इट विल नॉट बी डीम्ड टू डिडक्शन. जहाँ पे क्या कहना है, रूल्स ने स्पेसिफाई किया है, रूल्स हैव स्पेसिफाइड, who has specified, the state government has specified, where it has specified by notifying in the official gazette कि अगर एम्प्लॉयर ने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग कोई पेनल्टी इम्पोज कर दी है तो उसको आप डिडक्शन नहीं मान सकते. वो कौन कौन से पेनल्टीज हो सकती हैं उसके बारे में वहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई किया है. Of authorized deductions. Now we'll see what is actually allowed, what actually forms part of the under the meaning of deductions in the wages. एक होता है for fines.
First is notice of approved acts and omissions. A fine can be imposed on any employed person only in respect of such acts or omissions on his part as the employer may have specified by notice with the previous approval of the appropriate government or prescribed authority. यानी कि employee के ऊपर any fine has been imposed due to what? Due to something he did or did not do, acts or omissions as specified by the employer by notice with the previous approval of the appropriate government. यानी कि आपकी जो अथॉरिटी है या appropriate government है उनके guidelines के under ही the employer give you some task to do, you have done something opposite of it, done something wrong, or you have not done it. तो in that case some fine can be imposed और वो आपकी wages में से deduct हो सकता है. Display of notice. A notice specifying such acts and omissions shall be exhibited in the prescribed manner on the premises in which the employment is carried on, or in the case of persons employed in a railway, otherwise than in a factory at the prescribed place. So, ऐसे बोल रहे हैं ना कि for such acts and omissions a fine can be imposed on so on. So what we are saying is the company वो factory floor में या office के premises में somewhere in the establishment they will put up a notice, they will write what is included in such acts, what is included in such omissions कि जिनको करने से आपको या जिनके नहीं करने से आप पे फाइन लग सकता है. तो ये क्या है कॉमन एरिया में किसी नोटिस बोर्ड पे it will be exhibited in the prescribed manner as at the prescribed place for the benefit of employee. The third is opportunity of showing cause. No fine will be imposed on any employed person until he has been given an opportunity of showing cause against the fine or otherwise than in accordance with such procedure as may be prescribed. यानी कि किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर कोई भी फाइन लगाने से पहले हम उस एम्प्लॉय को खुद को डिफेंड करने का एक चांस देंगे that they can tell us they are being given the opportunity to show the cause for which they did something or did not do something. ठीक है? So उनके ऊपर फाइन लगाने से पहले we are giving them the last chance that all this incident happened. आपको अपने say में अपने को defend करने के लिए anything they have to say, they will be given the chance and then the fine will be imposed accordingly on that employee. Okay. Next is ceiling of fine. The total amount of fine which can be imposed in any one wage period on any employed person shall not exceed an amount equal to 3% of the wages payable to him in respect of the wage period. So मान लो अगर उनको per month salary मिलती है तो उनकी salary में से आप fine के नाम पे 3% of that salary से ज़्यादा उनके ऊपर fine नहीं लगा सकते. Minimum age for imposition of fine. No fine can be imposed on any employed person who is under the age of 15 years. No recovery of fine by installments or after 90 days. A fine imposed on any employed person shall not be recovered from him by installment or after the expiry of 90 days from the day on which it was imposed. तो क्या है आपका अब आपको फाइन डिडक्ट करना है उनकी वेजेस में से तो ऐसा नहीं है आप उसको इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे कि अच्छा 3% का अगर सीलिंग है ज़्यादा फाइन लगाना है तो हर महीने में से इतना इतना काट लेता है. नो, द एम्प्लॉयर कैन नॉट डू दैट एंड दे कैन ऑल्सो नॉट इम्पोज एनी फाइन अबाउट समथिंग आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 days. सो टुडे समथिंग हैपेंड 3 महीने तक उन्होंने कुछ नहीं किया, 90 days पास हो गए एंड देन दे रिमेंबर समथिंग एंड दे से कि आपका इस पे फाइन लगेगा. दैट कैन नॉट बी डन आइदर. The fine imposed on any employed person cannot be recovered either by installment or after the expiry of 90 days from the day on which it was imposed. आपको बता दिया कि फाइन लगना है but it's not like you will not deduct from the wages और आपने recover नहीं कर रहे हैं. 3 महीने बाद आप उसको कर भी नहीं पाएंगे. So the employer has to be careful about these things. Date of imposition of fine. Every fine will be deemed to have been imposed on the day of the act or omission in respect of which it was imposed. जिस दिन employee ने कुछ काम में गड़बड़ की थी, कुछ ठीक से नहीं किया था या कुछ मिस्टेक की थी, in that case उस डेट को ही कंसिडर किया जाएगा as the date of imposition of the fine. Recording of all the fines in a register, all the fines and all realizations thereof may be recorded in a register to be kept by the person responsible for the payment of wages. तो जो हमने different persons discuss किए थे who are responsible for payment of the wages, they will keep a record of
what fine is being imposed on whom, और recover हो गया है या नहीं, या हमने deduct करके separately रख लिया नहीं. So उसका एक prescribed form में the person responsible for the payment of the wages will maintain a register. Application of realizations. All the realization of fines will be applied only to such purposes beneficial to the persons employed in the factory or establishment as are approved by the prescribed authority. तो employee से जो भी fines मिलेंगे employer को for different reasons. Fines is only जिस भी reasons मतलब fines मिलेंगे उन्हें employer को, they can only use those proceeds, मतलब जो पैसा इकट्ठा हो गया, that money can only be used for the purpose of benefits to the employees in that factory or establishment. यानी कि आप उनके लिए कुछ कर सकते हो उस फाइन्स का पैसा जो इकट्ठा हुआ है. The employer cannot put it in the company account for the other purposes. That money can only be used for any purposes beneficial to the persons employed in the factory or establishment. So that's what the Payment of Wages Act says about the reduction of fines. Now, there is some explanation for the previous clauses. When the persons employed upon in any railway, factory or industrial or other establishment are part of only a staff employed under the same management. यानी कि वो जो फैक्ट्री का या रेलवे फैक्ट्री का या इंडस्ट्री या ऑफिस का एम्प्लॉई है, वो अंडर द सेम मैनेजमेंट आ रहे हैं, यानी कि डायरेक्टली उनके अंडर एम्प्लॉयड हैं. All such realizations may be credited to a common fund maintained for the staff as a whole, provided that the fund will be applied only to such purposes as approved by the prescribed authority. Okay? यानी कि even if वो वर्कर जो वेज वर्कर्स हैं उन्होंने उनके अलावा किसी स्टाफ एज अ स्टाफ आ रहे हैं, ऑफिस स्टाफ आ रहे हैं अगर मान लो, और मैनेजमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, वो फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस ऑल्सो अगर उनसे भी कोई फाइन्स कलेक्ट होते हैं, दैट विल ऑल्सो बी केप्ट इन अ सेपरेट फंड. एक फंड बनाया जाएगा इस टाइप के सारे स्टाफ के लिए, एंड दैट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर द पर्पसेस प्रिस्क्राइब्ड. यानी कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, जो एप्लीकेबल गाइडलाइंस होंगी उस ऑफिस या फैक्ट्री के ऊपर, whatever the purposes they have defined under those guidelines, these fines will be applicable for use only for these purposes. Deduction for absence from duty. अब एक हो गया था डिडक्शन फाइन लगा देंगे. अब सेकंड है अगर एम्प्लॉय इज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी. इफ एनी एम्प्लॉयड पर्सन रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, deductions from the wages of such person on account of absence is permissible under clause B of section 7 subsection 2. तो अभी हम पढ़ेंगे 7 subsection 2 इसी का पार्ट है. ओके, तो obviously there are number of leaves कुछ employees को allowed होती हैं, casual leaves, number of leaves certain दी जाती हैं, medical leave दी जाती हैं, government holidays कुछ allowed होते हैं छुट्टी लेना. Obviously beyond all of that, if the employee is absent from his work, then deduction is permissible. Okay, so what are all of these? Absence from duty defined. An employed person is taken absent from duty if he remains absent from the place he is required to work by the terms of employment. He may be absent for the whole or any part of the period during which he is required to work. Employee छुट्टी लेके चले गए हैं, जिस दिन उन्हें काम पे आना था, as per workers उनका जो contract है, employee contract, that these many number of days या this time, these many hours you are supposed to work. If the employee is absent from his place of work, आधे दिन के लिए या पूरे दिन के लिए या कितने घंटे के लिए, the employer will make a note of it. Okay, what they are saying, an employed person shall be deemed to be absent from the place where he is required to work if, although present in such place, he refuses in pursuance of a stay in strike or any other cause which is not reasonable in the circumstances to carry out his work. क्या कह रहे हैं? Employee absent हो गया, ऑफिस आया ही नहीं, फैक्ट्री आया नहीं, तब तो that will be counted as absence definitely. But if that person is coming to the office and then he is not working, he has sat down for a strike, employee union किसी चीज पे strike कर रहे हैं, they said today we will not work, but लेकिन देखो वो फैक्ट्री तो आए हैं but they are not working.
In this case, they will deemed to be absent from the place of work because they are supposed to work and they are not working, तो उनका absent मान सकते हैं. Having said that, the cause should be reasonable. Strike जो हो रही है to any other cause which is not reasonable in the circumstances to carry out the work. तो अब ये क्या है, कौन डिसाइड करेगा? ये तो एम्प्लॉयर और जो एक्ट की गाइडलाइंस हैं, अंडर दोज थिंग्स इट विल बी डिसाइड कि इट इज reasonable or not. Okay. The third is amount of deduction. In the case of individual absenteeism, the amount of such deduction will be in the same proportion which the period of absence bears to the total period within the wage period during which he was working. यानी कि इंडिविजुअल एब्सेंटिज्म यानी जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय था वो आए नहीं है, कितने दिन नहीं आया, तो अब कितना अमाउंट उनका वेजेस में से काटा जाएगा. हाउ इट विल बी डिसाइडेड? The proportion which the period of absence bears to the total period within the wage period. यानी कि मान लो उनको पर डे की वेजेस मिलती थी या फिर मंथली वेजेस उसी के हिसाब से टोटल एंड ऑफ द मंथ मिलती थी. ठीक है. He was supposed to work for 25 days of the month. उन्होंने 3 दिन की छुट्टी ले ली. ठीक है. So 3/25 प्रपोर्शन हो गया, उतना उनका जो सैलरी है मंथ का will be deducted. 3/25 into जो भी उनका अमाउंट ऑफ सैलरी है, से 20,000 है, 3/25 20,000 will be the amount of deduction for absence from his duty. Okay. Deduction for absence of duty में the next point is the amount of deduction. In case of collective absenteeism, if 10 or more employed persons acting in concert absent themselves without due notice and without reasonable cause, such deduction from any person may include amount not exceeding his wages for 8 days as may be due to the employer in lieu of the due notice. क्या कह रहे हैं? ये तो बात हो गई इंडिविजुअल एब्सेंटिज्म की. अगर पर्सन ने अकेले छुट्टी ली थी तब उनकी इस प्रपोर्शन में कि जितने नंबर ऑफ छुट्टी लिए थे डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ वर्किंग डेज थे, सैलरी डिडक्ट हो जाएगी. अब कलेक्टिव एब्सेंटिज्म का मतलब है 10 और मोर एम्प्लॉइज ने एक साथ छुट्टी ली है, मतलब सबने डिसाइड करके और उसका पहले से कोई नोटिस नहीं दिया एंड देयर इज नो रीजनेबल कॉज फॉर देम. कई बार होता है ना, एम्प्लॉय यूनियंस स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं या फिर दे सिंपली बॉयकॉट देयर वर्क. तो उन्होंने सब इकट्ठा डिसाइड करके करते हैं अगर, then in that case the deduction from any such person may include amount not exceeding his wages for 8 days as may be due to the employer in lieu of the due notice. वो मतलब कि बिना कुछ रीजनेबल कॉज के एंड विदाउट नोटिस 10 और मोर पीपल एक साथ अपनी सलाह करके छुट्टी ले रहे हैं, उनकी मैक्सिमम 8 दिन की सैलरी डिडक्ट करना अलाउड है. मतलब एम्प्लॉयर को टोटल जितनी सैलरी देनी थी उसमें से वो 8 डेज की सैलरी मैक्सिमम डिडक्ट कर सकते हैं बाय गिविंग देम अ ड्यू नोटिस. ओके. डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस. फाइन्स हो गए, छुट्टी की वजह से डिडक्शन हो गई. द थर्ड इज डैमेजेस. डिडक्शन फॉर डैमेज टू और लॉस ऑफ गुड्स expressly entrusted to the employed person for custody or loss of money for which he is required to account, where such damage is directly attributable to his neglect or default. एम्प्लॉई को आपने कुछ गुड्स दिए थे अपने पास संभाल के रखने के लिए या संभाल के लेके जाने के लिए, या फिर उस एम्प्लॉई के हाथ में एक फंड अकाउंट दिया हुआ था जहाँ पे उस मनी को वो मैनेज कर रहे थे. सो ही हैज डैमेज दोज गुड्स और ही लॉस्ट दोज गुड्स और ही लॉस्ट सम मनी. इन दैट केस जो इसकी कॉस्ट होगी, जितना पैसा उन्होंने उनके हाथ से खोया या जितने गुड्स डैमेज किए जितने अमाउंट के, इट विल बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू हिज नेग्लेक्ट और डिफॉल्ट. जहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे एविडेंस है दैट उस एम्प्लॉय की निगलेक्ट की वजह से, उस एम्प्लॉय की गलती की वजह से ये डैमेज हुई है, ये लॉस हुआ है, तब उसकी डिडक्शन एम्प्लॉय की वेजेस में से होगी. एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन गुड्स को संभालना या फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस फंड अकाउंट को संभालना, एंड देयर इज सम लॉस ऑफ मनी, सम लॉस ऑफ गुड्स, and there is sufficient evidence to say that it happened because of the neglect of the employee, because of the any mistake from the employee. In that case, the damage will be deducted from the wages of that employed person. Okay.
A deduction will not exceed the amount of the damage or loss caused to the employer by the neglect or default. यानी कि जो amount है जो loss हुआ है उससे ज़्यादा आप deduction नहीं लगा सकते. A deduction will not be made until the employed person has been given an opportunity of showing cause against the deduction or otherwise than in accordance with such procedure as may be prescribed for making the deductions. यानी कि once again जैसे fines के case में भी था, you are giving an opportunity to a person to defend himself or herself before imposing a fine on that person against that deduction. तो यानी कि अगर आपने उनके ऊपर चार्ज लगा दिया कि आपके neglect की वजह से ये loss हुआ, you will first give them an opportunity to defend themselves, to show cause against that deduction, that whether or not it was genuinely their fault or not. All deductions and realizations thereof will be recorded in a register to be kept by the person responsible for payment of wages under section 3 in form as may be prescribed. जो अब once again जो हमने people responsible for payment we studied all of them वो section 3 में आते हैं. Okay, तो अब damages और losses की भी जो proceeds जो money आएगा, this person will keep a record of all of that. Okay. Then the next point is deduction for services rendered. Services की बात होगी. कौन सी services? Deduction for house accommodation supplied by the employer or by government or any housing board set up under the law for the time being in force. आपके employer ने आपको रहने की जगह दी है, या अगर आप किसी government factory में जैसे मान लीजिए रेलवे फैक्ट्री में थे, या फिर आप आपको उनके थ्रू किसी हाउसिंग बोर्ड ने हाउस अकोमोडेशन दी है, तो उस केस में दिस इज अ सर्विस. तो हाउसिंग के थ्रू वो अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स रिगार्डिंग हाउसिंग जो भी है, they will do certain deductions from your wages for the accommodation which they have provided you for stay. The word services in this clause does not include the supply of tools and raw materials required for the purposes of employment. तो services के अंदर जो tools यूज होते हैं फैक्ट्री में, राइट, या मशीनरी यूज होती है, जो raw materials यूज होते हैं, उनका कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है सर्विसेज में. सर्विसेज आर समथिंग यू आर प्रोवाइडिंग टू द एम्प्लॉई, जो एम्प्लॉयर दे रहे हैं या गवर्नमेंट के थ्रू मिल रहा है. ये तो आपके बिजनेस के काम के लिए है ना. अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है तो उसके लिए टूल्स चाहिए या रॉ मटेरियल चाहिए काम करने के लिए, वो नहीं आप रिड्यूस कर सकते, बाकी सब चीज़ें इंक्लूडेड है. A deduction shall not be made from the wages of an employed person unless the house or accommodation amenity or service has been accepted by him as a term of employment or otherwise. यानी कि आपने जो उनको रहने के लिए घर भी दिया है या जो भी फ्लैट दिया है, रूम दिया है, अकोमोडेशन दिया है, आप उसके लिए तब तक डिडक्शन नहीं कर सकते उनकी वेजेस में से अनलेस आप उसको उनका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई कर रहे हो कि ऐसे आपको फॉर दिस मच टाइम पीरियड यू विल प्रोवाइडेड दिस अकोमोडेशन एंड फॉर उसके लिए दिस मच मनी विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर सैलरी. तो एम्प्लॉई जब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं कर देगा, मतलब ही हैज एक्सेप्टेड दिस क्लॉज, until then the employer cannot deduct from their wages the amount for this particular housing facility. Such deduction shall not exceed an amount equivalent to the value of the house accommodation, amenity or service supplied. तो यानी कि जो उसकी मार्केट वैल्यू है मान लीजिए, या भी टोटल जो कॉस्ट है उस अकोमोडेशन की, आप उससे ज़्यादा नहीं डिडक्ट कर सकते. वो मैक्सिमम आप उतना ही कर सकते हो डिडक्ट उनकी सैलरी में से. Deduction under the said clause E will be subject to conditions as the appropriate government may impose. Clause E क्या है? It deals with deductions relating to amenities and services provided by the employer to the employee. यानी कि in a nutshell वो कह रहे हैं कि employer के through employee को जो services मिल रहे हैं उनके लिए जो भी आपको deductions करनी है उसके लिए वो subject to government guidelines रहेंगी. गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट की है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपके केस में जो भी होगी उनके सर्टेन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, द अमाउंट, द काइंड ऑफ टाइप ऑफ डिडक्शन फॉर सर्विसेज विल बी ओनली imposed only in that regard and nothing else. Now, deduction for recovery of advances. What we are saying, advances क्या हो सकता है? Deduction for recovery of advances of whatever nature.
Advances can be for traveling allowance, conveyance allowance, and the interest due in respect thereof for the adjustment of overpayment of wages. So अगर आपने एडवांस में सैलरी दी है या फिर आपको एम्प्लॉय को किसी बिजनेस ट्रिप के लिए भेजना है, आपने उन्हें एडवांस में कुछ ट्रैवलिंग अलाउंस दे दिया या कन्वेंस अलाउंस दे दिया है, सो वो चीज़ें आप उनकी सैलरी में से एडजस्ट करना है या नहीं एज पर द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, द एम्प्लॉयर कैन डू इट. Okay. Recovery of an advance of money given before employment began shall be made from the first payment of wages in respect of a complete wage period, but no recovery will be made of advances given for traveling expenses. क्या कह रहे हैं? मान लीजिए एम्प्लॉई का जो वेज पीरियड है उसे स्टार्ट होने से पहले ही फॉर एनी रीजंस द एम्प्लॉई आस्क्ड फॉर सम एडवांस मनी एंड द एम्प्लॉयर हैज गिवन इट टू हिम. ओके, तो वो आप उनकी सैलरी में से बाद में डिडक्ट कर सकते हो. इट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द फर्स्ट पेमेंट ऑफ वेजेस, बट नो रिकवरी विल बी मेड ऑफ सच एक्सपेंसेस, सच एडवांसेस गिवन फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. ये जो आपने एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होने से पहले ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड अगर उन्हें कुछ दिया है वो नहीं रिकवर कर सकते. एडवांस में जो सैलरी दी है वो आप नेक्स्ट मंथ की सैलरी में से एडजस्ट कर सकते हैं. ओके. Recovery of an advance of money given after the employment began will be subject to conditions as the appropriate government may impose. यानी कि after once the employee has joined, वो उन्होंने इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद अगर एम्प्लॉयर से उन्होंने कोई एडवांस लिया है, how its recovery will happen will be as per the guidelines of the appropriate government in this regard. तो जिस टाइप ऑफ एडवांसेस होंगे, जितने पीरियड का एडवांस होगा, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि व्हाट इज टू बी डन इन दैट सिचुएशन विल बी डन. Recovery of advances not already earned will be subject to any rules made by the appropriate government regulating the extent to which such advances have been imposed. क्या कह रहा है कि wages एडवांस में दे दी गई which has not been earned, यानी कि वही ना महीने की स्टार्टिंग में दे दी है, या पिछले महीने नवंबर की वेजेस अगर किसी ने अक्टूबर में ले ली है फॉर एनी रीजंस, सो ऑब्वियसली दे विल बी रिकवर्ड बाय द एम्प्लॉयर. पहले तो वो देंगे किस रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस में, दैट इज टू बी नोन, एंड देन उसकी जो रिकवरी होनी है उसके लिए भी द गवर्नमेंट हैज लेड आउट गाइडलाइंस कि आप कैसे कैसे कर सकते हो. हाउ एन एम्प्लॉयर कैन डू दैट विल बी डन. ओके. देन इज द डिडक्शन फॉर recovery of loans. What we are saying is deduction for recovery of loans will be made from any fund constituted for the welfare of labor in accordance with the rules approved by the state government, not state government, that's my mistake, and the interest due in respect thereof. अगर employers के पास ही there are different kinds of welfare funds है या employees के लिए funds हैं company में, and that fund is particularly used to give loans to the employees. Recovery of loans made from any fund constituted for the welfare of employees of the labor. और ये जो fund create हुआ है ये under the guidelines of state government है, उनके approval से ही हमने employer ने उनको बनाया है उस fund को, and the interest due in respect thereof. तो मान लीजिए अब employer ने employee को कोई लोन दे दिया है इस fund में से, तो उस फंड का जो प्रिंसिपल अमाउंट है एंड वट एवर इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट लोन, उसकी पेमेंट के लिए अब उस लोन की जो रीपेमेंट होगी, लोन की रिकवरी जो एम्प्लॉयर करेंगे वो वेजेस में से डिडक्ट कर सकते हैं. डिडक्शन फॉर द रिकवरी ऑफ लोन्स ग्रांटेड विल बी सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रेगुलेटिंग द एक्सटेंट टू विच सच लोन्स मे बी ग्रांटेड एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल देयरऑन. क्या क्या बोल रहे हैं कि अब अपने गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अंडर एक फंड बनाया था, उसमें से लोन दे दिया, उसमें इंटरेस्ट भी लगेगा एंड आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है रिकवर कर सकते हैं, लेकिन आप कितने अमाउंट के अकॉर्डिंग और कितने पीरियड तक रिकवर करेंगे विल बी सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कि द एक्सटेंट टू विच सच लोन्स कैन बी ग्रांटेड एंड सेकेंडली द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल देयरऑन. यानी कि जो आप किस टाइप का लोन दे सकते हैं, कितने पीरियड के लिए वो लोन दे सकते हैं, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन देंगे,
it's not something the only the employer can decide himself. Obviously employer ही करेंगे, but under the guidelines of the appropriate government. अगर government ने अपने rules में बताया है कि इतना से 8% से ज़्यादा आप इंटरेस्ट नहीं लगा सकते हैं या इन पर्पसेस के लिए ही लोन दे सकते हैं फंड में से, तो एम्प्लॉयर हैज़ टू अबाइड बाय दोज रूल्स. एम्प्लॉयर फिर ये नहीं है वो 9% चार्ज कर लेंगे. अगर स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया है 8% है रूल्स में, तो वो 8% ही कर सकते हैं मैक्सिमम. उससे ज़्यादा उससे कम करें उनकी, दैट्स देयर चॉइस. मैक्सिमम वो फिर उससे ज़्यादा नहीं कर सकते. पर्पसेस जो डिफाइन कर दिए, then they will stick to only those things. So they will ask the employer, why do you need the money? For how long do you need the money? How will you repay the money? So all of the जो इनकी payment है लोन की, और फिर recovery है interest के साथ, how all of that will be done will be under the rules approved by the state government in respect of that industry, factory or any other establishment. The next is deduction for payment to the cooperative societies and insurance schemes. These are subject to conditions as may be imposed by the state government. तो मान कोई भी एम्प्लॉय किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई पेमेंट करता है, कोई भी इंश्योरेंस स्कीम में पेमेंट कर रहा है, लाइफ इंश्योरेंस में कर रहा है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में कर रहा है, ESI which we studied last time, तो इस केस में भी स्टेट गवर्नमेंट की जो रूल्स हैं, एम्प्लॉयर उनके बिहाफ पे पेमेंट कर सकता है और उनकी वेजेस में से डिडक्ट कर लेंगे उनको. जैसे ESI में ये तो होता है कितना परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय को देना है, वो उनकी वेजेस पे तो एम्प्लॉयर करेंगे, so they can deduct that from the wages of the employee. So obviously in this case also everything will be done under the guidelines of the appropriate government, which usually in the wage payment of wages act होता है state government. ठीक है, so that's why the appropriate government here, यहाँ पे appropriate government अगर लिखा है, so there will be certain purposes where there is only the order of the central government which is applicable. Okay, in that case वो appropriate government बन जाते हैं. Otherwise for the exercise of a lot of functions, central government ने broad guidelines दे दी है that this is the act. Now under this act state governments कुछ कुछ चीज़ें accordingly decide कर सकते हैं and they can draft rules and regulations accordingly. Okay, so that is about deductions for payments. अब इनके अलावा भी there are certain deductions. हमने कौन कौन से deductions कर ली? हमने कर लिया फाइन लगेगा, अलग अलग चीज़ों पे फाइन लग सकता है for anything they did or did not do. उनको पूरी वो मिलेगी, नोटिस मिलेगा, उनको अपॉर्चुनिटी टू से मिलेगी, उनका अमाउंट ऑफ फाइन डिफाइंड है एंड पीरियड डिफाइंड है. ठीक है, फाइन लग सकता है या फिर permissible deductions for absence from duty लग सकती हैं. The employee remained absent, वो अकेले छुट्टी पे चले गए या कलेक्टिवली बाकी वर्कर्स के साथ एक बॉयकॉट कर रहे हैं, एक स्ट्राइक करने के फॉर्म में छुट्टी पे चले गए, तो उस केस में उनका कितना अमाउंट ऑफ डिडक्शन होगा, उनकी डे के हिसाब से सैलरी कटेगी अगर अकेले गए हैं तो. और अगर सबके साथ मतलब 10 और मोर पीपल कलेक्टिवली दे हैव टेकन अ लीव ऑफ एब्सेंस विदाउट गिविंग एनी नोटिस, विदाउट giving any valid cause for that strike, तो employer can deduct their salary उस केस में maximum 8 दिन की. ठीक है, तो छुट्टी के लिए, फाइन के लिए. थर्ड इज any damages or losses caused by the employee due to his neglect or default. तो employer determine करेंगे कि it was the mistake of the employee or not, and accordingly उनकी wages में से उसका भी amount deduct हो जाएगा, लेकिन maximum जो actual loss है उतना ही वो deduct करेंगे. Over and above the value of the loss cannot be done. हाँ, अगर उसके रिस्पेक्ट में जो फाइन है, जो बोल रहे हैं नोटिस ऑफ एक्ट्स एंड ओमिशंस, अब वहाँ पे भी अगर स्पेसिफाइड है तो डिसाइड होगा कि प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस में कितना स्पेसिफाइड है, दैट सेपरेटली इट इज एप्लीकेबल और नॉट, एंड इफ इट इज एप्लीकेबल देन हाउ मच इज एप्लीकेबल in terms of fine for this, then the employer can act accordingly. So you can see, and any of these things, once again the person who's responsible for the payment of the wages is continuously going to keep a record of it. Then services के लिए, services में mainly हमने housing की बात की है कि रहने के लिए accommodation दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, flat दे रहे हैं, room दे रहे हैं अगर employer, तो उसके लिए as housing facility reduction या as rent वो उनकी salary में से deduct कर लेंगे. And any other service which is imposed
तो अब एक क्लॉज है, उसके अंदर सारी सर्विसेज की लिस्ट किया है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए दे रहे हैं, उनके लिए डिडक्शन हो सकती है। जो सप्लाई ऑफ टूल्स होता है, रॉ मटेरियल होता है, मशीनरी होता है, वो जो दैट एम्प्लॉय इज यूजिंग दैट फॉर द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने उनको वो जो काम दिया है फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, फॉर एनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, देन वो चीज़ें आप सर्विसेज में काउंट नहीं करेंगे, वो चीज़ें आप एम्प्लॉय से डिडक्ट नहीं करेंगे। ओके। एडवांसेस, इफ एम्प्लॉयर ने एडवांसेस लिए हैं आपसे किसी भी फॉर्म में, सैलरी में से लिया है, या आपने ट्रैवल के लिए पहले से दे दिया है, फिर ज्वाइन करने से पहले लिया, ज्वाइन करने के बीच में दिया, तो इन ऑल ऑफ दोज केसेस, ऑल ऑफ दोज एडवांसेस कैन बी रिकवर्ड along with the interest payment under the rules specified by the appropriate government। ठीक है। इसके अलावा एक लोन भी दिया जा सकता है। लोन किस में से दे रहे हैं? एक वेलफेयर फंड बना था एम्प्लॉयज का अंडर द रूल्स अप्रूव बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एंड उस फंड में से कोई लोन दिया जा रहा है एम्प्लॉय को, तो उस पर भी जो इंटरेस्ट लगेगा, किस पर्पस के लिए वो लोन है, all of these things will be specified by the appropriate government and provided to the employee by the employer। The next is deduction for the payment of cooperative society schemes and insurance schemes। आप अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे अगर आपको कोई पेमेंट करनी है, कोई लाइफ इंश्योरेंस, ईएसआई इंश्योरेंस, all of these things, if the employer is paying on your behalf, so it can be deducted from your wages as in conditions imposed by the state government। So we have done fines, we've done damages, we've done advances, we've done loans, we've got services rendered, and cooperative society schemes। These are all the authorized reductions under the Payment of Wages Act। अब इनके अलावा छोटी छोटी और भी डिडक्शंस हो सकती हैं। इनकम टैक्स पेबल बाय द एम्प्लॉयड पर्सन, जो एवरी मंथ टीडीएस अगर काट रहे हैं उनकी सैलरी में से, वो एट द एंड ऑफ द ईयर इनकम टैक्स में जाना है, राइट, तो वो डिडक्ट कर सकता है। Reduction required to be made by order of the court or any other authority competent to make such order। कोई कोर्ट में लॉ सूट चल रहा था एंड उन्होंने ऑर्डर किया जिसमें एम्प्लॉय फॉल्ट पे आया, उनके ऑर्डर के अंडर उसको कोई पेनल्टी देनी है, कोई लॉस की रीकॉम्पनसेटरी पेमेंट करनी है, तो इन दैट केस वो डिडक्शन कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी which has made such order। Okay। Deduction for subscription to and for repayment of advances from any provident fund। provident fund में से भी अगर advances दिए जाते हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस में होगा। देखो, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट में जो फंड होता है वो तो गवर्नमेंट के पास जाता है, लेकिन वी स्टडी नो कि जब एग्जेम्पशन दी जाती है सर्टेन कंपनीज में या सर्टेन फैक्ट्रीज में, दैट बिकॉज दे हैव देयर ओन प्रोविडेंट फंड ऑफ द सिमिलर नेचर, जहाँ पे इतने ही अमाउंट में सेम मैनर में थिंग्स हैव बीन गोइंग ऑन फॉर इयर्स, देन उनको एग्जेम्पशन दिए जाते थे। सो इन दैट केस इफ देयर इज अ प्रोविडेंट फंड एंड अंडर द गाइडलाइंस इट इज अलाउड फॉर देम टू मेक डिडक्शंस टू, या तो सब्सक्राइब टू द प्रोविडेंट फंड यानी कि उसमें कंट्रीब्यूशन करने के लिए, या फिर उस प्रोविडेंट फंड में से कोई लोन दिया जाना अलाउड है अगर कंपनी में अंडर द विद द अप्रूवल ऑफ द appropriate government or the competent authority, then that can be done and वो फिर wages में से ही adjust कर देंगे। Deductions made with the written authorization of the employed person for the payment of his contribution to any fund instituted by the employer or trade union। रिटन ऑथराइजेशन, एम्प्लॉय की रिटन कंसेंट से कोई भी कंट्रीब्यूशन की पेमेंट होनी है। कंट्रीब्यूशन अलग अलग चीज़ों के लिए दिए जाते हैं, पेंशन फंड में, इंश्योरेंस में, प्रोविडेंट फंड में, ग्रेचुइटी में, सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स इफ उस सबके रिडक्शन सैलरी में से कर सकते हैं, एम्प्लॉयर कर सकते हैं, या फिर एम्प्लॉयर ने अगर कोई ट्रेड यूनियन बनाया हुआ है which is registered, there is a registered trade union under the Trade Union Act of 1926 with the authority of the employee, any fund contribution can be deducted from the wages of the employee। The next is deduction made with the written authorization of the employed person for the payment of fees payable by him for the membership of any trade union registered under the Trade Union Act। तो once again, कोई ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप की जो फीस होती है उसके लिए भी अगर एम्प्लॉय का परमिशन लिया हुआ है तो एम्प्लॉयर इन दैट केस कैन डिडक्ट दैट फीस फ्रॉम द वेजेस ओनली।
ओके, तो रिटर्न ऑथराइजेशन ऑफ द एम्प्लॉयर पर्सन यानी कि जो एम्प्लॉय हैं उनकी ज़रूरी है। अगर कोई ट्रेड यूनियन, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, इट कैन नॉट बी एनी ट्रेड यूनियन, इट कैन ओनली बी फॉर दोज ट्रेड यूनियंस विच आर रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926, उनके मेंबरशिप के लिए जो भी फीस लगती है एम्प्लॉयर उसको डिडक्ट कर सकते हैं विद द ऑथराइजेशन, रिटर्न ऑथराइजेशन ऑफ द एम्प्लॉयर पर्सन। डिडक्शन फॉर पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फिडेलिटी गारंटी बॉन्ड्स। देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम आ गया, बॉन्ड्स की बात हो रही है। बॉन्ड इंश्योरेंस प्रीमियम किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, तो उस केस में भी एम्प्लॉयर के बिहाफ, सॉरी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे पेमेंट कर रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम की, वो किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है। दैट कैन बी फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एनीथिंग और दैट कैन बी बॉन्ड्स, राइट। फिडेलिटी गारंटी बॉन्ड्स यानी कि बेसिकली इट्स अबाउट एम्प्लॉई ने, मान लो कंपनी में कोई बॉन्ड्स इशू हुआ है, राइट, सो दैट इज बेसिकली यू आर लॉयल टू दैट कंपनी, तो एज अ गारंटी टू दैट आपने बॉन्ड्स खरीद लिए, सो इन दैट केस ऑल्सो द इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेबल. Deduction, the next is deduction made with the written authorization of the employed person for payment of contribution to the Prime Minister's National Relief Fund or any such other fund specified by the central government. क्या बोल रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कोई फंड्स हैं, कोई भी हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड है, या एपिडेमिक में, पैंडेमिक में अब पीएम केयर्स फंड क्रिएट किया गया था. सो व्हाट हैपेंड इज अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयर्स, उन्होंने एम्प्लॉय की सैलरी में से कि अच्छा हर एम्प्लॉय की तरफ से हम इतना रुपीस डिडक्ट करके फंड में देंगे, एम्प्लॉय अपने पास नहीं रखेंगे, it is just for the central government's fund. So in that case also the deductions can be made for the purpose of that contribution to the central government. बट लेकिन इसमें भी देखो, रिटर्न ऑथराइजेशन ऑफ द एम्प्लॉयड पर्सन, मतलब आप एम्प्लॉय को पहले से बता देंगे कि हम कर रहे हैं, तो वो उसमें परमिशन दे रहे हैं, दैट इन दैट केस ओनली इट विल बी डन. Deduction for contribution to any insurance scheme framed by the central government for the benefit of the employees. There is any central government has created any insurance scheme, in that case अगर एम्प्लॉय ने वो स्कीम ज्वाइन की हुई है और एम्प्लॉयर के बिहाफ, सॉरी एम्प्लॉयर उनके बिहाफ पे पेमेंट करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन की या प्रीमियम की, दैट कैन ऑल्सो बी डिडक्टेड फ्रॉम द वेजेस. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज द लिमिट ऑफ डिडक्शन. अब देखो, हमने बोल दिया इतना फाइन्स का डिडक्शन हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन हो जाएगा, एडवांसेस के लिए डिडक्शन हो जाएगी, लोन्स के लिए डिडक्शन हो जाएगी, देयर आर लॉट ऑफ डिडक्शंस. सो गवर्नमेंट ने सीलिंग लगा दी है कि आप उनकी वेजेस में से कितना, एवरी फॉर एवरी वेज पीरियड हाउ मच यू कैन एक्चुअली टोटली इन टोटलिटी आप कितना काट सकते हैं. The total amount of deduction which shall be made in any wage period from the wages of any employed person shall not exceed, in cases where the deductions are wholly or partly made for payment to cooperative societies, it will be 75% of the such total wages. Wage period वो कितना भी हो सकता है, let's assume it is 1 month, तो उसकी एक महीने की सैलरी में से मैक्सिमम 75% की डिडक्शन कर सकते हैं एम्प्लॉयर, इफ उसमें से कुछ पेमेंट्स जो हैं, या कंप्लीटली सारी पेमेंट्स या पार्ट पेमेंट्स आर गोइंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज. ठीक है, और बाकी जो भी अलग टाइप सारी हमने डिडक्शंस पढ़ी, 50% of the total wages can be deducted. However, where the total deductions authorized exceeds 75%, or as the case may be 50%, the excess may be recovered in such manner as may be prescribed. मान लीजिए अब किसी एम्प्लॉयर ने लोन दिया हुआ है, एम्प्लॉय को लोन भी है और कोई डैमेजेस भी हुई हैं, या फिर कोई ट्रैवल एक्सपेंस भी दिया था, हाउसिंग भी दिया हुआ है, सो आर लॉट ऑफ थिंग्स which has to be deducted. इनकम टैक्स डिडक्ट करना है, या फिर जो भी हमने यहाँ पे पढ़े बाकी कंट्रीब्यूशन करना है फंड्स में, या एम्प्लॉय एडवांसेस रीपे करने हैं. तो अब क्या है, सारा डिडक्ट नहीं कर सकते, या तो 75% कर सकते हैं, 50% कर सकते हैं, बट रेस्ट ऑफ इट स्टिल इज टू बी पेड. तो इन दैट केस द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैज स्पेसिफाइड कि वो कैसे किया जाएगा, हाउ इट विल बी डन. तो
तो अब उस केस में द एम्प्लॉयर विल स्टिक टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो सारा एक महीने में डिडक्ट नहीं कर सकते, 50% कर लिया मान लो चलो, अब लेकिन अमाउंट ही इतना बड़ा है कि एक बार हो ही नहीं सकता वो। तो जो गाइडलाइंस हैं दे विल एक्ट अंडर दोज गाइडलाइंस, बिकॉज एम्प्लॉयर एट द एंड ऑफ द मंथ एम्प्लॉयर ऑल्सो नीड्स मनी, राइट? उनको अपना बिल्स पे करने के लिए, घर के लिए, खाने के लिए, दे नीड मनी। तो आप सारा, तो इवन इफ द अमाउंट इज बिग, all of it cannot be deducted, employee needs money, तो then it will be decided कि अच्छा कैसे करना है, मैक्सिमम 50% काट भी लें अगर, या उससे कम करना है, कैसे करना है वो फिर एम्प्लॉयर फाइनली डिसाइड करेंगे अंडर द रूल्स एंड गाइडलाइंस ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। ओके, आई विल टेक अप योर डाउट्स। वीडियो क्लियर नहीं है अमित? आपको पीपीटी नहीं क्लियर है? मेरी वीडियो क्लियर नहीं है? अगर पीपीटी क्लियर है देन आल्सो इट वर्क्स, और तो देयर आर नो डाउट्स, आई कैन नॉट सी एनी अदर डाउट्स यहाँ पे। आर देयर एनी क्वेश्चंस फॉर मी? और या फिर आई विल टेक अ रिकैप विद यू सिंस वी हैव टाइम, सो आई विल टेक अ रिकैप विद यू ऑफ एवरीथिंग। ऑलराइट, सो व्हाट वी हैव डन इज हमने डिडक्शंस पढ़ी हैं। ओके, स्टार्ट फ्रॉम द ओके, अपार्ट फ्रॉम फाइन्स, देखो आई डिड अ रिकैप विद यू फॉर फाइन्स, फॉर पेनल्टीज, फॉर डैमेजेस, एब्सेंटिज्म, एब्सेंटिज्म यानी कि वो छुट्टी ले रहे हैं, सर्विसेज रेंडर्ड and advances and loans, please do not get confused with them. loans जो है, लोन दिया जा रहा है from the specific fund, okay, for certain purposes at certain rate of interest. advances जो है they are for different forms, हो सकता है सैलरी में से सैलरी का एडवांस दिया जा रहा है, ट्रैवल अलाउंस एडवांस में दे रहे हैं, या फिर जो वेजेस अभी ड्यू नहीं हुई हैं, यानी कि द मंथ somebody is asking for more money than his wages in the form of advances, ऐसा कुछ दिया जा रहा है फॉर एनी जो कोई पर्पसेस के लिए द एम्प्लॉयर विल आस्क देम, वो एडवांसेस हैं, लोन्स हैं, ठीक है, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंश्योरेंस स्कीम के लिए दे रहे हैं। इन एडिशन टू ऑल ऑफ दैट इनकम टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं, इनकम टैक्स पेबल, तो क्या करते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर पूरा टैक्स एक साथ ना देने की जगह हर महीना टीडीएस कटता रहता है, एम्प्लॉयर सर्टेन परसेंटेज कि इतना मैं इनकम टैक्स अथॉरिटी को दे रहा हूँ, वो शो हो जाता है आपका पैन के थ्रू। ओके, अगर वो डिडक्ट करना है, कोर्ट ने कुछ ऑर्डर किया या किसी हायर अथॉरिटी, इक्वली हायर अथॉरिटी ने ऑर्डर किया है कोई डिडक्शंस जो उनकी वेजेस में से करनी थी वो हो जाएंगी, या फिर कोई एडवांसेस प्रोविडेंट फंड में से दिए हैं, प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन है, या फिर प्रोविडेंट फंड में से कोई एडवांसेस दिए हैं कंपनी के, या फिर any fund instituted by the employer of the trade union registered under trade union act। देखो ट्रेड यूनियन एक्ट के केस में भी there are two funds, one is एक तो मेंबरशिप फीस के लिए डिडक्शन है, एंड द फर्स्ट वन इज व्हाट, पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द फंड। फंड जो एक बार क्रिएट हो गया, मान लो वहां पे भी एक एम्प्लॉय वेलफेयर फंड जैसा नाम का, फॉर एग्जाम्पल वी हैव गिवन दैट, in that case as well it will be given for the एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर, कोई भी एडवांस डिडक्शंस जो है, या फिर हो सकता है इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फिडेलिटी गारंटी बॉन्ड्स। फिडेलिटी बॉन्ड्स यूजुअली एक इंश्योरेंस बॉन्ड, इंश्योरेंस ही होता है, जो इसमें क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ फॉर एग्जाम्पल फ्रॉड, दे हैव बीन फ्रॉड, किसी और के फ्रॉड की वजह से पर्टिकुलर एम्प्लॉय को लॉस हो गया, यानी कि बिजनेस लॉस हुआ है किसी पर्टिकुलर डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय की वजह से, राइट? लेकिन अब पूरा बिजनेस क्यों सफर कर रहे हो, बाकी पूरा जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं वो कैसे सफर करें, तो उसके लिए एक इंश्योरेंस स्कीम बनाई गई फिडेलिटी गारंटी,
उसकी इंश्योरेंस पेमेंट की डिडक्शन आप वेजेस में से कर लेंगे. Then deduction made with the written authorization of the employed person for payment to the Prime Minister's Relief Fund या फिर any other fund specified by the central government. For example, उसका latest example we have is PM Cares Fund. उसमें भी employees के salary में से employers deducted some money as contribution from their side and then paid it in the PM fund. Okay. Deduction for contribution to the insurance scheme framed by the central government for benefit of its employees. सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इंश्योरेंस स्कीम्स हैं एम्प्लॉयज के लिए अलग अलग, उसका अगर सब्सक्रिप्शन अगर किसी एम्प्लॉय ने लिया हुआ है तो उसकी जो प्रीमियम की पेमेंट है वो एम्प्लॉयर उनके बिहाफ पे कर सकते हैं एंड उनकी वेजेस में से इट विल बी डिडक्टेड. लिमिट ऑन डिडक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में होली और पार्टली पेमेंट जा रही है तो 75% तो टोटल वेजेस काट सकते हैं फॉर वन वेज पीरियड. ओके, वेज पीरियड कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम होता है 1 month. या फिर in any other case it can be 50% of the wages. Obviously if the amount is higher than that then they will have to see that what can they do to recompensate for it. Okay, वो आपकी deductions हुई. So yeah, this is all about your deductions for different purposes from your wages. I hope meaning जो deduction मानी जाती है और जो नहीं मानी जाती है that is very simple. Deemed to be deduction कौन सी हो गई थी? जो एक्ट ने बोल दिया था कि एम्प्लॉय को कोई भी पेमेंट की जा रही है बाय द एम्प्लॉयर तो उसकी रिकवरी के लिए उसके थ्रू बिहाफ पेमेंट करने के लिए वो डिडक्ट कर लेंगे. तो क्या क्या ऑथराइज है वो हमने अब डिडक्शंस में पढ़ लिया. व्हाट इज नॉट ऑथराइज्ड यू शुड नो दैट इक्वली इम्पोर्टेंटली कि कोई वेजेस उनकी रिड्यूस हुई है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस. कोई पेनल्टी है वो एक तरह से कि उनका प्रमोशन नहीं दिया गया उन्हें या उन्हें इंक्रीमेंट नहीं मिला. क्यों नहीं मिला होगा? वो परफॉर्मेंस हो सकती है, एम्प्लॉय डज नॉट द एम्प्लॉयर फील्स द एम्प्लॉय डज नॉट डिजर्व प्रमोशन राइट नाउ, या फिर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी, इंस्टेड ऑफ अ प्रमोशन उनकी सैलरी कम कर दी गई, या फिर ड्यू टू एनी रीजंस what it was decided कि नंबर ऑफ आवर्स हमें आपकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज एम्प्लॉयर को उन्हें वेजेस देनी पड़ रही है उस घंटे की, तो उन्होंने 8 घंटे की जगह उनकी 7 घंटे कर दी फैक्ट्री में काम. तो रिडक्शन टू अ लोअर टाइम स्केल या रिडक्शन टू अ लोअर पोस्ट, डिमोशन हो गया, लोअर पोस्ट पे शिफ्ट कर दिया उन्हें या सस्पेंड भी कर दिया, तो ये सब एक तरह से ये पेनल्टीज हैं, दे आर नॉट डिडक्शंस. इससे उनकी सैलरी कम हो रही है क्योंकि उनके ऊपर ये पेनल्टी लगी है, कोई लॉस की वजह से हुआ है, कोई प्रमोशन नहीं हुआ है या वेजेस नहीं मिली हैं. तो ये सारी ऑल ऑफ दीज डिडक्शंस विल बी इम्पोज्ड अंडर द रूल्स फ्रेम बाय द एम्प्लॉयर with the conformity of requirements specified by the state government by notification in the official gazette. I hope deductions are all the deductions are now very clear to you. If there are any more doubts, you can take it up. You don't understand the wages deductions. Which the whole topic we've done today is wages deductions. What are you not understanding? Appropriate government can be both the central government or the state government. वो केस पर डिपेंड करेगा. जैसे मैंने आपको बताया ना, क्या है कुछ लेबर लॉज में सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मेड अ ब्रॉड एक्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन वेरी स्पेसिफिक. ओके, तो केस टू केस हो जाता है, या फिर कुछ केसेस में जैसे यहाँ पे आपकी पर्टिकुलरली लिखा है स्टेट गवर्नमेंट, तो उस केस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है. कुछ केसेस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लिखा है तो वो सब्जेक्टिव हो जाएगा कि अच्छा ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर का ऑर्डर पास होगा या सेंट्रल के अंडर पास होगा. ओके, तो दोनों में से कोई भी हो सकती है. इट कैन नॉट ऑलवेज बी ओनली सेंट्रल और ओनली स्टेट. डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स एक्सप्लेन करना है. एग्जाम्स आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक पीडीएफ्स. अब ये पीपीटीज दिस इज माय कंटेंट फॉर यू फ्रॉम माय साइड. यू कैन रेफर दीज पीपीटीज. ओके, रिकवरी ऑफ लोन्स डिस्कस करना है. ओके, let me go back to the slides. Okay.
So what we are saying under the recovery of loans is any loans made from funds constituted for the welfare of laborers in context in accordance with the rules approved by the state government. So अब देखो यहाँ पे appropriate government state government है because यहाँ पे पहले से ही state government बोल दिया rules approved by the state government. तो इस case में appropriate government is the state government and the interest due in respect thereof. What we are saying is any loan you are giving to the employee. एक फंड बना है वेलफेयर फंड आपने मान लीजिए बनाया है लेकिन वो फंड की भी जो बनाने की रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस है वो स्टेट गवर्नमेंट के एप्लीकेबल रूल्स के अकॉर्डिंग है एंड द इंटरेस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल है वो भी गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अंडर है. इन दैट केस आप उस फंड में से एम्प्लॉय को लोन्स दे सकते हैं. अब एम्प्लॉय आपसे लोन लेगा तो उसकी आपको रीपेमेंट करेंगे प्रिंसिपल की भी और उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी रीपे करेंगे. तो अब पर मंथ उनकी सैलरी में से डिडक्शन कर देंगे कि अच्छा मान लीजिए 5,000 रुपीज का लोन है छोटा सा तो वो बोलेंगे उस पर 7% इंटरेस्ट भी लग गया. 5,000 में 7% कितना हो जाएगा 350 रुपीज. 7 से 35 350 रुपीज लग जाएगा. ठीक है. देन वो जो अब उन्हें 5,350 रुपीज वापस देने हैं एम्प्लॉय को वापस देना है एम्प्लॉयर को. ये अमाउंट अब वो कितना पीरियड्स में उनसे रिकवर करेंगे और किन किन एप्लीकेबल पर्पसेस के लिए ये लोन फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रांट होगा. लोन्स ग्रांटेड विल बी सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट regulating the extent to which the loan can be granted and the rate of payable interest thereon. यानी कि पर्पसेस क्या है आप देखो. आप इंटरेस्ट रेट है वो क्या है देखो. फंड बनाया क्रिएशन ऑफ द फंड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फंड व्हाट हैज बीन डन वो देखो. वो देन वंस दैट लोन हैज बीन गिवन उसकी रिकवरी विल बी डन इन अकॉर्डेंस फ्रॉम हिज सैलरी एवरी मंथ या एवरी वेज पीरियड विच एवर इट इज will be taken from the employer. लोन है वापस तो देना ही है उन्हें क्योंकि तो उसकी डिडक्शन जो है सिंपली डिडक्शन है मतलब हम वेजेस में से काट रहे हैं. किसी की 10,000 पर मंथ सैलरी है उन्होंने कोई लोन ले रखा है एम्प्लॉयर ने बोला आपका 1,000 रुपए महीना आप देते रहना 10 महीने में वापस दे देना तो 1,000 उनको 9,000 रुपए मिलेंगे. टीडीएस कट रहा है मान लो इनकम टैक्स कट रहा है किसी सैलरी में से 20,000 सैलरी है 10% टीडीएस कट रहा है. एंड ऑफ द ईयर जब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल होगी तब पैन के थ्रू लिंक हो जाता है कि आपके एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पे इतना टैक्स पे कर दिया तो आपको जरूरत नहीं है पे करने की. सो वो टीडीएस कट जाएगा. तो डिडक्शन मतलब कि हम वेजेस में से वो चीज काट रहे हैं उनके लिए उनके तरफ से. ईपीएफ में अगर पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉयर उनके लिए तो एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन जो हम कहते हैं रिकवरी ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस तो एम्प्लॉयर एक बिहाफ पे करता है 12% और एक एम्प्लॉय करता है 12%. तो जो एम्प्लॉय का 12% है वो उनकी सैलरी में से आप डिडक्ट कर सकते हो. इसीलिए बोलते हैं ना कि टोटल सैलरी और इन हैंड जो सैलरी होती है उसमें डिफरेंस आ जाता है क्योंकि वो इसी वजह से आता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिडक्शन हो जाती है कम हो जाती है सैलरी माइनस कर देते हैं सैलरी. ओके आई होप इट इज क्लियर नाउ. There is no WhatsApp group. Suggested books are in your this thing syllabus. मैंने पहले भी बता दी थी एक भूषण भारत भूषण है. There is one अरोड़ा taxman की है. All the books elements of industrial law करके there are a lot of books. You can refer any one of them from your reading list. और कोई doubts हैं? Okay, there are no more doubts and I will wind up this class. We'll meet next time and continue this topic, payment of wages and payment of bonus. That's all for today. Thank you.